हमारा रिश्ता शानदार रहा है। हमने कई सौदों पर साथ में काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने साइन कर लिया है। सौदा पूरी तरह से साइन हो गया है और जल डमरू मध्य पहले ही आंशिक रूप से खुल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, वे कुछ समुद्री बारूदी सुरंगों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें वे पहले ही खोद चुके हैं। लेकिन असल में जहाज अब बाहर जाना शुरू कर रहे हैं। शुक्रवार को ये पूरी तरह से खुल जाएगा। हमारे ईरान से अच्छे संबंध थे। वहाँ नए नेता हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहली टीम जा चुकी है, दूसरी टीम भी जा चुकी है और हमें तीसरी टीम बहुत समझदार, मजबूत, बहुत ही समझदार लगी। लेकिन आखिरकार हमने एक समझौता कर लिया। मुझे बुरा लगा कि 2 रात फिर हमला करना पड़ा। मुझे लगा तीसरी बार भी होगा, पर उससे पहले समझौता हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मध्यपूर्व में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं और आज शेयर बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की तरह। और तेल ने अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी है और हम अब बहुत कम आंकड़ों पर पहुंच गए हैं। अभी पूरी तरह वापस नहीं आए हैं केविन, लेकिन हम उन आंकड़ों के करीब हैं जो सब कुछ शुरू होने से पहले थे। सबसे बड़ी बात है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने इस पर पूरी सहमति दी थी कि कड़ी निगरानी के साथ उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो शायद वे इस्तेमाल कर लेते। तो हमारे पास 2 बड़े मौके थे जब उन्होंने JCPOA को समाप्त कर दिया। वो ओबामा का समझौता था, बराक हुसैन ओबामा का समझौता। जब उन्होंने उसे खत्म किया तो ये अहम था, क्योंकि वो परमाणु हथियार की ओर बढ़ रहा था। ये अमेरिका के लिए बुरा समझौता था। ये एक ऐसा समझौता था जिसमें ईरान को अरबों डॉलर दिए गए थे। ये एक ऐसा समझौता था जिसमें 1.7 अरब डॉलर नगद बोइंग 7 पर रखे गए थे। अच्छा, 777 में ही शायद 57 है ना। लेकिन वो एक बड़े शानदार बोइंग 757 पर रखा गया था। सच कहूं तो उन्हें बोइंग 747 की जरूरत थी, क्योंकि वो बहुत सारा नगद था। 1.7 अरब डॉलर बैंकों से निकाले गए और ईरान को दिए गए और इसके अलावा दर्जनों अरब डॉलर खर्च किए गए। तो उन्होंने उन्हें सौदा करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की और वो काम नहीं आया। ये कभी काम नहीं करता और हमने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है ये रिश्ता अच्छा रहेगा और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और अगर हम नहीं निभा पाए तो हम वहीं लौट जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। जो ईरान समझौता हमने किया है वो दुनिया में बहुत सारी सफलता लेके आएगा, क्योंकि वहाँ तेल काफी समय तक अटका हुआ था। वो कभी कभी फोन कर कहते थे, चलो प्लीज आइए तेल की कीमतों की बात करें। लेकिन तेल की कीमतें बहुत नीचे आ रही हैं, तो मैं इससे बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपकी मदद के लिए। आप जानते हैं, आपने हमेशा मदद की है। मार्क, आपने अभी अभी यहाँ सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके नए ईरानी नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। तो ये पल अब वॉशिंगटन और शासन के बीच भविष्य में खुलने वाली संभावनाओं के बारे में क्या संकेत देता है? मुझे नहीं लगता यहाँ हनीमून पीरियड होगा। असल में ये सिर्फ अंतरिम व्यवस्था है ताकि जल डमरू मध्य खुले और असली बातचीत अब शुरू होगी। और 60 दिनों में अमेरिकी नजरिए के अनुसार ईरानियों को मुख्य मुद्दों पर गंभीर रियायतें देनी होंगी, खासकर और केवल परमाणु समस्या पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए। और यहाँ मुझे लगता है कि कई इजरायली और शायद कई अमेरिकी भी संदेह करते हैं कि क्या ईरानी वाकई में आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं, क्या वे वाकई में उन रियायतों को मानेंगे? और जैसा कि हमने अभी राष्ट्रपति को कहते सुना, अगर वे चीजें नहीं होती जो समझौते को सफल बनाती हैं, दूसरे शब्दों में अगर ईरानी रियायतों को लेकर गंभीर नहीं होते, वे कहते हैं कि वे फिर से युद्ध में जाने के लिए तैयार है। अब कई इजरायली निंदक है। वे कहते हैं कि समझौते का मौका तब था जब अमेरिकी सेना वहां थी और ईरानियों पर दबाव डाल सकती थी, तब रियायतें मिल सकती थीं। अगर वो सैन्य खतरा वास्तव में हटा दिया जाता है, अगर हम देखते हैं कि क्षेत्र में अमेरिकी सेनाएं हट जाती हैं, तो क्या ईरानियों के पास अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत देने की कोई भी प्रेरणा बचेगी? और इस पर फैसला अभी बाकी है। एक आखिरी बात, जैसा आपने कहा, राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि उन्हें पहले कुछ करके दिखाना होगा, तभी आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।
आप जानते हैं उनके पास कुछ नकद जा सकता है। जैसा मैं समझता हूं वो इसे लेकर बहुत गंभीर है। उन्हें शुरू में कुछ नहीं मिलता। तो जब वे होर्मुज की खाड़ी खोलेंगे, सुरंगें हटाएंगे, व्यापार शुरू होगा, क्या उन्हें कुछ मिलेगा? क्या वो प्रतिबंध हटाने से पहले परमाणु मुद्दे पर कुछ होने का इंतजार करेंगे? मैं कहूंगा कि अगर आप वो समझौता पाना चाहते हैं जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, तो सभी दबाव बनाए रखना जरूरी है। और वो इसे किसी और से बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो, आप जानते हैं, द आर्ट ऑफ द डील है। लेकिन उन्हें अपनी सारी ताकत बनाए रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें अपने सैन्य बल उस इलाके में तैनात रखने चाहिए, तैयार, जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार। उन्हें जितना हो सके आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहिए। तब शायद उन्हें वो समझौता मिल जाए जो वे चाहते हैं। ठीक है, जब बात इस सैन्य दबाव की आती है तो मैं एक और मेहमान को भी शामिल करना चाहती हूँ ताकि हमें कुछ और जानकारी मिल सके। हमारे साथ वैन हिप हैं जो अमेरिकन डिफेंस इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेटेड के चेयरमैन और अमेरिकी सेना के पूर्व उप सहायक सचिव हैं। वैन, आपके अनुसार इन वार्ताओं के दौरान अमेरिका को कौन सा सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए? वास्तविक रूप से क्षेत्र से क्या हटाया जा सकता है और क्या बनाए रखना जरूरी है ताकि ईरान वार्ताओं में बना रहे और इन्हें जारी रखे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेकले ने इसे सबसे अच्छा कहा था। शुक्रवार अभी दूर है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपति रीगन थे जिन्होंने पुरानी रूसी कहावत को मशहूर किया था, भरोसा करो लेकिन जांच भी करो। और देखिए, हमें पता है कि हम यहाँ किससे निपट रहे हैं। हमें पता है कि इस शासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सब कुछ जांच और निरीक्षण पर निर्भर है। मैं IAEA के निदेशक राफेल ग्रोसी से प्रभावित हूं, जिन्होंने फरवरी में ईरान की गलत मंशा को लेकर अलार्म बजाया था। IAEA के संदर्भ में 2015 में जो नहीं किया था, इस बार उस पर जोर देना होगा। हमें निरीक्षण टीमों में अमेरिकियों को लेना होगा। अमेरिकी करदाता IAEA के बिल का 25% चुकाते हैं, जो किसी भी देश से दोगुना है। इसलिए निरीक्षण टीमों में अमेरिकी होने चाहिए। अमेरिकी सेना को लेकर साफ है कि हमें क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य उपस्थिति बनाए रखनी होगी। तो अगर ईरानी, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, अगर वे अंतिम परमाणु समझौते का पालन नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वे सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमें क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य क्षमता सुनिश्चित करनी होगी ताकि हम कार्रवाई कर सकें। पर्याप्त सैन्य क्षमताओं के साथ क्या इसका मतलब सिर्फ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर रहना है? क्या इसमें वहां मौजूद विमान वाहक पोत और होर्मुज जलडमरू मध्य में तैनात अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाज भी शामिल हैं? हाँ, मुझे लगता है राष्ट्रपति हमारे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन रेजिंग केन से यही सवाल पूछेंगे ताकि वे जानकारी दे सकें। इस क्षेत्र में कितने करियर स्ट्राइक ग्रुप्स चाहिए, कितने हैं और हमारे बेस कौन से हैं? साथ ही मुझे अपने कुछ तथाकथित नेटो सहयोगियों के बारे में ये कहना है। ये देखना मजेदार है कि अब उनमें से कई लोग कह रहे हैं, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस ऑपरेशन में बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे और पूरी तरह से गायब थे, कि हमारे पास इस क्षेत्र में फोर्सेस हैं, हम मदद करना चाहते हैं। मुझे लगता है राष्ट्रपति केनेडी ने कहा था, जीत के कई पिता होते हैं, हार अनाथ होती है। मुझे लगता है कि अब मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इन लोगों के पास जाएं और कहें, बहुत बढ़िया, शुक्रवार को हमें आपको इस क्षेत्र में देखना है। हमें आपको हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंग हटाने में मदद करते हुए देखना है। चलिए इन्हें काम पर लगाते हैं। खाड़ी देशों का क्या हमें नई रणनीति दिखेगी? अमेरिका की रोकथाम और रक्षा देख चुके हैं, फिर भी उनके देश व जलमार्ग ईरान के हमले के लिए खुले हैं। क्या अब हम देख सकते हैं कि ये देश अपने हथियारों की मात्रा बढ़ा रहे हैं? क्या हम खाड़ी में किसी तरह की हथियारों की दौड़ भी देख सकते हैं? मुझे लगता है निकोल, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस राष्ट्रपति ने जो किया वह पहले किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं किया। मैं कई चीजों के संयोजन की बात कर रहा हूं। अगर आप देखें कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार न मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है, अगर आप देखें कि उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के साथ क्या किया, तो हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, पर 25 देश इससे जुड़ चुके हैं। बोर्ड ऑफ पीस, और आपके पास कई देश हैं जिन्होंने कहा है कि वे स्थिरीकरण बल के लिए सैनिक भेजेंगे, और मिस्र और जॉर्डन जैसे अन्य देशों ने कहा है कि वे प्रशिक्षण में मदद करेंगे। देखें कि इस राष्ट्रपति ने अब्राहम समझौते के साथ क्या किया है। उन्होंने कहा, जब यह होगा तो बाकी अरब देश भी इस पर हस्ताक्षर करें।
इन 3 चीजों को देखकर लगता है कि इस राष्ट्रपति ने वह किया जो किसी और ने नहीं किया। उन्होंने मध्य पूर्व में स्थायी शांति को प्राथमिकता दी और हमें एक ढांचा दिया। भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, कुछ सुरक्षा सूत्र कह रहे हैं कि खदानों को पूरी तरह से साफ होने में अभी भी कुछ हफ्ते, 40-50 दिन लग सकते हैं, ताकि बीमा और तेल शिपिंग कंपनियां वास्तव में आत्मविश्वास से कह सकें कि वे सुरक्षित रूप से वहां से गुजर सकती हैं। अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जहाजों के लिए सुरक्षित बनाने में क्या भूमिका निभाएगी? आप इसे कैसे देखते हैं? खैर, एक बात जो कल रात एक इंटरव्यू में सामने आई, जो राष्ट्रपति ने एक अमेरिकी नेटवर्क को दिया था, उन्होंने एक ऐसी बात का खुलासा किया जो पहले सामने नहीं आई थी, और वो ये थी कि अमेरिकी जहाज़ों और हमारी नौसेना ने कई तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने में मदद की थी, और इसका तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ा कि वे जितनी हैं उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन हमारे पास उस क्षेत्र में माइंस हटाने की क्षमता है। हमारे पास वहां माइंस वीपर्स हैं। यहीं पर मैं सहयोगियों की मदद लूंगा। जैसे जापान ने मदद की पेशकश की है और उन्हें तेल व ऊर्जा के मामले में नुकसान हुआ है। उनके पास शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन माइन स्वीपिंग तकनीक है। चलिए उन्हें काम पर लगाते हैं। फ्रांस कहता है कि वे अब मदद करना चाहते हैं। इंग्लैंड कहता है कि वे मदद करना चाहते हैं। उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में काम पर लगाइए। होर्मुज जलडमरू मध्य को साफ करने और बारूदी सुरंगों से मुक्त करने में मदद करने के लिए। वेन हिप, आज आपको हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर पाकर बहुत अच्छा लगा। इस जानकारी को साझा करने के लिए धन्यवाद। स्टूडियो लौटकर मैं ईरियल के पास आना चाहती हूँ। जब बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आती है तो हमने अलग अलग ईरानी मीडिया से सुना है। उन्होंने कहा कि ईरानी ओमानी संप्रभु संधि वे उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जारी रखने वाले हैं। अब अमेरिकी व्हाइट हाउस अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल लगेगा। इसका क्या मतलब है ईरान के लिए, जो इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी तरह की पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ईरान ने पुष्टि की कि टोल नहीं लगेगा। वे सेवा शुल्क लेने वाले हैं। वे नाम बदल रहे हैं ताकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध ना करे। जाहिर है, हम जानते हैं कि यह एक दिखावा है और वे अपनी क्षेत्रीय पड़ोसियों को यह संकेत देने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेंगे कि नियंत्रण उन्हीं के पास है। उसके बाद जब उन्होंने नियंत्रण अपने हाथ में लिया या उस खतरे का इस्तेमाल किया जिससे दशकों से क्षेत्र के देश डरते आए हैं, और उन्होंने फैसला किया कि वे रूबिकॉन पार करेंगे या जलडमरू मध्य पार करेंगे और हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। ये ऐसी चीज है जिसे वे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका कहें कि वे नियंत्रण छोड़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ वे अपने कट्टरपंथी समर्थकों को यह दिखाना चाहते हैं, जो मेरी समझ से परे कारणों से इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वही IRGC का कट्टरपंथी धड़ा है जो औपचारिक रूप से इस समझौते को मंजूरी दे रहा था। कैसे? चलिए अभी के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। वे सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहते कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि वे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ये संकेत देना चाहते हैं कि भविष्य में वे पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने और जब चाहें इसे फिर से बंद करने में सक्षम और इच्छुक होंगे। वे ये भी दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने ये कयामत वाला कार्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके पास ऐसा एक और कार्ड भी है जिसे वे भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यह अमेरिका की बात का विरोधाभास है? हाँ, लेकिन हमें समझौते की शर्तें देखनी होंगी। निश्चित रूप से ये इंतजार करने और देखने की प्रक्रिया है। एरियल ओसरन, इन अपडेट्स के लिए धन्यवाद।